हेलो बच्चों, वेलकम टू वाइब्रेनो। आप सभी ने क्लास 11th पार कर लिया है और आ गए हैं क्लास 12th में। तो आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है पढ़ने में। ये हमारा जो 12th का यूनिट 6 है, मतलब पहला यूनिट रिप्रोडक्शन, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। हमने क्लास 11th में 5 यूनिट कर लिए हैं और एनसीईआरटी ने कंटिन्यू किया है 12th में। तो यूनिट 6 पहले दिया है जो कि रिप्रोडक्शन, उसका पहला चैप्टर देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन इन जनरल होता क्या है। अगर आप देखें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा सिमिलर यंग वंस को बर्थ दे रहा है तो क्या होता है ये। अगर आप एक नॉर्मल डेफिनेशन बोले तो रिप्रोडक्शन इज एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, मतलब ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो खुद के जैसा सिमिलर यंग वन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या प्रोक्रिएट कर रहा है। अब इसका बायोलॉजिकल डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यंग वंस को बर्थ देता है या ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है जो कि सिमिलर टू इटसेल्फ, जो कि उनके जैसा एकदम सिमिलर होता है। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एक ह्यूमन ने यंग वन को बर्थ दिया तो वो सिमिलर होगा उसके पेरेंट्स से। मतलब उस यंग वन के पास भी 2 आंखें होगी, 2 कान होंगे, एक नाक होगा, बाल होगा, 2 हाथ, 2 पैर होगा। ऐसा नहीं कि जो यंग वन है उसके एक आंख होगी, एक कान होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होते हैं। अब थोड़ा एक एक पॉइंट देखते हैं रिप्रोडक्शन का। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ये क्या हो गया इसका मतलब, ये सेंटेंस का। अगर आप एग्जाम्पल के साथ देखें तो एक सीडलिंग थी पहले, फिर वो थोड़ा उसमें लीव्स आया, फिर वो थोड़ा ग्रो किया, ग्रो करने से उसमें रूट आए, फिर वो प्लांट फुल्ली मैच्योर हुआ और मैच्योर होके क्या बना, एक ट्री बना। फिर उस ट्री के अंदर फ्रूट्स आएंगे, बहुत वो क्या हो गया, ग्रो हो गया, मैच्योर हो गया, और फिर इन टर्न उस फ्रूट के अंदर उसने वापस सीड्स दिए जो कि वापस एक न्यू ऑफस्प्रिंग हो गया, ठीक है। तो ये लाइन का मीनिंग हो गया कि पहले एक ऑफस्प्रिंग ग्रो होता है, फिर मैच्योर होता है, फिर वापस वो एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। अब इससे क्या पता चला, थस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। इससे हमको पता चला कि एक साइकिल है जहाँ पे बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, फिर डेथ होती है। जैसे आप ह्यूमन का एग्जांपल लें, पहले आप छोटे बेबी थे, फिर आप बड़े हुए, आपका ग्रोथ हुआ, फिर आप बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद आपका डेथ होता है, फिर वापस आपका बर्थ होता है। तो इससे क्या पता चला कि ये एक साइकिल है जिसमें पहले बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, फिर डेथ होता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिप्रोडक्शन अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। इससे क्या पता चल रहा है कि रिप्रोडक्शन की वजह से रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, मतलब ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी बरकरार रखता है रिप्रोडक्शन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ऐसा नहीं हो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ये जो कंटिन्यूटी है स्पीसीज की वो बरकरार नहीं रह पाती। जैसे कि अगर पहले एक हमारे अर्थ पे जैसे पहला ह्यूमन बीइंग आया, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता तो आज हमारा जनरेशन कंटिन्यू होता ही नहीं, स्पीसीज का कंटिन्यूशन होता ही नहीं। तो
हम इस वक्त अर्थ पे होते ही नहीं, तो रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल ले लें आपका, तो आपके पहले ग्रैंडफादर आए, फिर फादर आए, फिर आप आए, फिर आपके बच्चे आएंगे, तो ये क्या हुआ है, एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूटी बनाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लाइफ। ये एक फंडामेंटल फीचर है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये एक फंडामेंटल फीचर है बट नेसेसरी नहीं है लिविंग कहलाने के लिए रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। कि भाई जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो क्या वो मर गए हैं, क्या वो जिंदा नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर अगर आप अपने आसपास देखें तो बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि अमीबा, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर, कैट, डॉग, ह्यूमन, बहुत ही डाइवर्स है हमारा जो ये वर्ल्ड है। भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो देखते हैं आगे का पॉइंट। देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। हमारा ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ही डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ें हैं, ऑर्गेनिज्म है, और हर एक ऑर्गेनिज्म ने ये खुद का एक मैकेनिज्म बना लिया है या ढूंढ लिया है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। अब कोई जानवर खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या स्ट्रेटजी लगाएगा भाई, कि हमको ऐसे ही प्रोड्यूस करना है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग टाइप का स्ट्रेटजी लगाई है कि वो किस बात पे निर्भर है। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने, जैसे अमीबा ने ये उसको बाइनरी फिजन ही करना है, ये स्ट्रेटेजी उसने कहाँ से लगाई? हाइड्रा को बर्डिंग ही करना है, ये उसको कैसे पता चला? तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ये निर्भर रहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ये टाइप का रिप्रोडक्शन करेगा? तो वो हो जाता है द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट। मतलब वो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी। मतलब उसके अंदर की जो भी फिजियोलॉजी है, जो भी चीज़ें हैं और अंदर जो फीचर्स है वो, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक साथ मिलके ये बात तय करने के लिए कि कोई ऑर्गेनिज्म किस मैकेनिज्म से रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर यही सारी बात, जैसे कि अब एक एनिमल का आप इंटरनल फिजियोलॉजी देख रहे हैं, तो कि इंटरनल फिजियोलॉजी क्या होता है, उसके अंदर का जो भी और प्रोसेस है या जो भी सिस्टम है जिससे वो काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फिजियोलॉजी, ठीक है। और हैबिटेट क्या हो गया कि कहाँ पे वो रहता है, जैसे पानी में रहता है कि ट्री पे रहता है या लैंड पे रहता है या कहीं और रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये डिसाइड करने के लिए कि उसको कौन से तरीके से रिप्रोड्यूस करना है। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? जहाँ पे एक ही पेरेंट की नीड हो वो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन जनरल बात कर रहे हैं हाँ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया? जहाँ पे दो पेरेंट्स की नीड होती है। अब एसेक्सुअल को थोड़ा डीप में देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, जहाँ पे ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हुआ एक ही पेरेंट के हेल्प से, विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। मतलब जहाँ पे एक पेरेंट ने ही, खाली सिंगल पेरेंट ने यंग वंस को प्रोड्यूस किया, उसमें या तो गैमेट का फॉर्मेशन उसने किया या नहीं किया, दोनों केस हो सकता है। और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट मिलके ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, एक ही पेरेंट ही खाली बर्थ देता है यंग वंस को, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको यूनी पेरेंटल या यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं क्योंकि एक सिंगल पेरेंट करता है। अगर एग्जाम्पल ले पैरामीशियम का, तो वो अकेले ही खुद को डिवाइड करता है, फिर वो अपने न्यू यंग वंस को बर्थ देता है।
इसको दूसरे पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ी। पैरामीशियम ने अकेले ही रिप्रोड्यूस किया, डिवाइड किया, ठीक है। तो ये एक यूनिपेरेंटल है जहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, दूसरा पेरेंट की नीड नहीं होती है, अकेले एक ही पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, जब दो पेरेंट दो अलग अपोजिट सेक्स के, अलग अलग सेक्स के हो, जैसे एक मेल और एक फीमेल, ऐसा नहीं कि मेल मेल रिप्रोड्यूस करे या फीमेल फीमेल रिप्रोड्यूस करे, दोनों अलग अलग सेक्स के होने चाहिए। When two parents of opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे दो पेरेंट्स अलग अलग सेक्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जहाँ पे उनका गैमेट्स का फ्यूज़न हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक अपोजिट सेक्स होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, सेम सेक्स वाले पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। एक मेल है तो एक फीमेल है, दोनों के गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, तब जाके एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। अब आपको मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स पता ही होगा। मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट्स होते हैं ओवम, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर जाते हैं, थोड़ा डीप में देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, उसके एडवांटेजेस देखेंगे, आगे जाके ये देखेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई नेचर को कि भाई उसने एसेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाया, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो हम लोग सारी बातें देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ चीज़ें। एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। अगर ये एक एडवांटेज हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट के ही रिप्रोड्यूस कर रहा है। जैसे हाइड्रा बिना किसी अदर हाइड्रा के खुद से ही उसने रिप्रोड्यूस, बडिंग करता है और रिप्रोड्यूस करता है। तो ये एक एडवांटेज हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो चल नहीं सकते वो भी रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे ही हमारे दिमाग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, दिमाग में आ जाता है अमीबा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल सेल वाले ही रिप्रोड्यूस करते एसेक्सुअल, नहीं, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस करते हैं ये मेथड से, जैसे कि स्पॉन्जेस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्लोनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग मतलब खुद के जैसा सिमिलर यंग वंस, एकदम सेम टू सेम कार्बन कॉपी देना, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है। और ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। एन ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स अ जेनेटिकली और आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। एक ऑर्गेनिज्म खुद के जैसा आइडेंटिकल और सिमिलर यंग वंस कॉपी बनाता है ये प्रोसेस में, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखें। अगर एक और ह्यूमन है तो वो अपने, या अमीबा है तो वो डिवाइड करके एकदम सिमिलर ही कॉपी बनाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल वाइब्रेनो एंड प्रेस द बेल आइकन।